अब हम लोग बात करते हैं, याद है मैंने आपसे कहा था कि सिलेक्शन के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको दो चीजों की बड़ी जरूरत होने जा रही है, राइट? दो चीजों की बहुत जरूरत होने जा रही है। एक, हाउ टू अंडरस्टैंड सिलेबस, हम सिलेबस को कैसे समझेंगे, नंबर वन। दूसरा, हमारे पास जब कोई चीज की तैयारी का बेसिक हो जाता है तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि हम उस सिलेबस को मॉनिटर कैसे करेंगे, हम अपनी ग्रोथ को कैसे मॉनिटर करेंगे। लास्ट क्लास में आपको यह सफर आगे समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी एक बहुत लंबा सफर है और उस सफर में जो है वो हमें लंबे समय तक अपने आप को फोकस करके रखना पड़ता है। फोकस ऑन द सिलेबस एनालिसिस। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूं जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। राइट सर, राइटिंग जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सुनी हुई चीजें सिर्फ 11% याद हो जाती हैं, आपको अपनी मेमोरी के बारे में भी पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी के साथ हम लोग जो है डिस्कस, बहुत ध्यान से। अब सवाल है कि ज्योग्राफी की डिफिनीशन से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जो कि शायद आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी में जब आप भारत के एक अधिकारी बनने जा रहे हैं सिविल सेवा के, यूपीएससी में ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, वाई वी आर गोइंग टू रीड दिस ज्योग्राफी, हम इसको अंडरस्टैंडिंग क्यों करेंगे, ये मेरा पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि जब तक आप इस क्यों को नहीं समझ पाओगे तब तक आप कभी भी अपना आगे बढ़ने का रास्ता नहीं तैयार कर पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्लियर है? चले हम लोग आगे। तो सवाल है कि एक अधिकारी को ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? जब मैं मैथ से हूं, मैं साइंस से हूं, मैं इंजीनियरिंग से हूं, मैं कॉमर्स से हूं, तो मुझे ज्योग्राफी क्यों पढ़ाई जा रही है और ज्योग्राफी का मेरे करियर में क्या योगदान होगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये अंतर अगर नहीं कर पाओगे तो कभी भी अपने अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन एटीट्यूड नहीं डेवलप कर पाओगे। क्या मैंने कहा? डिफरेंशिएशन एटीट्यूड नहीं डेवलप कर पाओगे। इसका मतलब क्या होता है? मतलब की है कि भूगोल तो एक आर्ट का भी बच्चा पढ़ रहा होता है, ग्रेजुएशन का भी बच्चा पढ़ रहा है, कोई भी जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा है, कोई अपना जो है वो नंबर पाने के लिए पढ़ रहा है। लेकिन एक सिविल सेवा का अभ्यर्थी, एक जो एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहा है, इस अंतर को स्पष्ट करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अभी हम उस पर बात करने जा रहे हैं कि क्यों जो है वो ज्योग्राफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सिविल सेवा के अधिकारियों से क्या उम्मीद की जाती है? क्या तुम तैयार हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहां मेरी क्लास में कोई इसलिए नहीं आएगा कि वो आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है। क्या करना है? गहरी सांस लेनी है और सबसे पहले अपने आप से कहना है कि मैं एक अधिकारी हूं। क्या बोलना है? आई एम एन ऑफिसर। मैं एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी हूं और अब मुझे अपने उस व्यक्तित्व को कैरी करना है। राइट? यानी अब मुझे अपने उस पर्सनालिटी को कैरी करना है कि इस समय 1 घंटे तक एक ऑफिसर कैसे सोचेगा और सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या तुम तैयार हो? क्या ये फीलिंग तुम्हारे अंदर आ रही है? अगर आ रही है तभी मैं इस सब्जेक्ट की गहराई में जा पाऊंगा, नहीं तो इस सब्जेक्ट की गहराई में जाते समय कई लोग डूब के बाहर हो जाएंगे। याद है? रेडी हो? क्या ये अपने आप से कह सकते हो, यस आई एम एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर हूं और अब मैं इस व्यक्तित्व को कैरी करने के लिए तैयार हूं? तभी आप ये अंतर समझ पाओगे कि आपको भूगोल जैसा सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन। आगे हम लोग चलते हैं और ज्योग्राफी के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट एक अधिकारी को क्यों पढ़ाया जाता है। अगर आप एक ऑफिसर हैं, सपोज दैट मैं आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी मान लेता हूं, ठीक है, और इस दौरान क्या होगा, आपको बहुत जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अब वो जिम्मेदारियां क्या होंगी? फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं आप आईपीएस हैं, आप आईएएस हैं, कोई भी एक जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। सबसे पहली जो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, वो आपको जो सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो हमेशा डेवलपमेंटल वर्क। सरकार और सरकार के अंग, आप क्या होंगे? यू विल द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। आप सरकार के अंग होंगे और सरकार के अंग सबसे पहला काम होता है डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्टैब्लिश करना, यानी विकास की प्रक्रिया को स्थापित करना। नंबर 1 स्टैब्लिश करना, और दूसरा क्या होता है? उसको बनाए रखना, यानी उसको कंटिन्यू रखना, ताकि जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ रही है उस तरह से ज्यादा लोग सिक्योरिटी नेट यानी सुरक्षा जाल में प्रवेश कर सके और उनके जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन यानी पॉजिटिव चेंज स्टैब्लिश हो सके। यही लगातार सरकार और सरकार के सभी अंगों का कार्य होता है। या आप एक आईपीएस अधिकारी हैं तो निश्चित रूप से आप ये जरूर चाहेंगे कि आपके यहां क्राइम रेट कम रहे, महिलाओं को सुरक्षा मिले और लोग जो है वो सही रास्ते पर जा सके, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर खराब होती है तो आगे चलकर समस्त चीजें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। अब सवाल है कि ये आपको काम मिला है। दूसरा क्या है कि जब आप डेवलपमेंटल प्रोसेस में एंटर करते हैं, बड़े ध्यान से गहराई से इस मर्म को समझने की कोशिश करना, तभी समझ पाओगे कि आपको ज्योग्राफी क्यों पढ़ाई जा रही है। जब आप इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में एंटर करने जा रहे हो, बड़े ध्यान से, तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में जब आप एंटर करने जा रहे हो तो आपको विकास के लिए रिसोर्सेज यानी संसाधनों की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको रिसोर्सेज की जानकारी होनी चाहिए और दूसरा रिसोर्सेज की आपको जानकारी के साथ साथ वो कहां है, कितने हैं, हमें यह पता होना चाहिए।
इसी रिसोर्सेज के माध्यम से आप लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन का काम कर पाओगे। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे, अभी आपके पास मोबाइल का डाटा नहीं होगा, यह क्लास आप तक नहीं पहुंचेगी। आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, यह क्लास आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आपके जीवन में कोई उन्नति चाहते हैं, कोई वैल्यू एडिशन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के कार्य करने पड़ेंगे। आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। बिना रिसोर्सेज के आप वैल्यू एडिशन ना तो शुरुआत कर सकते हैं, ना उसको स्थापित कर सकते हैं, ना तो इनिशिएट कर सकते हैं, ना उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे विकास के कारकों, विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और मुझे वहां की जो डेमोग्राफी और पॉपुलेशन है, कौन इन संसाधनों का इस्तेमाल करेगा? लोग करेंगे ना, वहां की पॉपुलेशन करेगी। ठीक है, वहां की पॉपुलेशन यानी लोग करेंगे। और जब लोग करेंगे तो सवाल है कि लोग कितने हैं, संसाधन कितने हैं, संसाधन और लोगों के बीच में सही रेशियो है कि नहीं। पता क्या चला कि संसाधन स्कैर्स है, बहुत ही कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाएगी। कभी आप सरकारी स्कूल में बहुत ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, मास्टर कम है, सरकारी अस्पताल में चले गए। आज मेरी एक स्टूडेंट ने फोटो खींच के भेजा कि सर 2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया क्योंकि ढेर सारे मरीज हैं और डॉक्टर और बेड की संख्या बहुत कम है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि संसाधन आपके कम है और संसाधनों का उपभोग करने वाले लोग ढेर सारे हैं। लेकिन मुझे यह बताइए कि भारत के संविधान में कहां लिखा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं यानी हेल्थ केयर सर्विसेज केवल अमीर यानी जो है वो रिच लोगों को मिलेंगी और जो स्वास्थ्य और शिक्षा यानी मूलभूत सुविधाएं हैं वो गरीब लोगों को नहीं मिलेगी। संविधान अमीर और गरीब की परिभाषा को नहीं जानता है, वो उसके लिए अवेयर नहीं है। अगर वो जानता है किसी चीज को तो वो ये जानता है कि ये भारत के लोग हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम प्रियम्बल में बहुत ही अपना सीना ठोक कर कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने कभी नहीं कहा कि वी द रिच पीपल ऑफ इंडिया, वी द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, वन हु रिसाइड्स और लिव इन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री, वो उन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने का भागीदार होगा। अब सवाल है कि किन कारणों से, कौन से वो रीजन है जिसकी वजह से उनको वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा डीपीएसपी में हमने क्या कहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भारत ने क्या कहा हमने अपने संविधान में कि इंडिया विल बी अ वेलफेयर स्टेट, भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। कल्याण का मतलब होता है समस्त, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, अर्थात सभी लोगों का सुख सुनिश्चित हो, सभी लोगों के हित सुनिश्चित हो। तो जब सर्वधन सुखाय सर्वजन सुखाय और सर्वजन जो है वो उनकी सुख की बात हो रही है, उनके हितों की बात हो रही है, तो आखिर जब हम सब की बात कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है हम डेवलपमेंटल प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्या मुझे अपने राष्ट्र के समस्त संसाधनों की जानकारी है? और जब मैं संसाधनों की बात करता हूं तो इसका सीधा सा मतलब यह नहीं कि आपके पास लोहा कितना है, कोयला कितना है, हम सभी संसाधन हैं। हर मनुष्य अपने आप में संसाधन, इसको ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन कहते हैं। लेकिन जब हम पॉपुलेशन के फॉर्म में होते हैं, हम संसाधन नहीं होते हैं। हमें कौशल, हमें शिक्षा, हमें अवसर, हमें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है, स्किल की आवश्यकता पड़ती है। जब हमें मौके मिलते हैं, जब हमें कोई टीच करता है, जब कोई हमें स्किल करता है, तब कहीं जाकर हम संसाधनों के रूप में कन्वर्ट हो पाते हैं। यानी कि रिसोर्सेज में एक और महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ जाता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से, गंभीरता से सुनना, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां मुझे टोकना। यह डिस्कशन अब गंभीर हो चला है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको इस गंभीर तथ्य तक लाने का लगातार प्रयास कर रहा था। मैं चाहता था कि आप यहां तक पहुंचे और इसकी गहराई को समझे, इसीलिए मैं आपको लगातार प्रिपेयर करता हुआ चला आ रहा था। अब मैं आपको समझ में आया, मैंने लिखाया कम लेकिन डिस्कशन इतना ज्यादा किया है। अभी तक आप आश्चर्य करेंगे, मैं 5 प्री के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। 5 प्री के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो आज पहली बार ये समझ लें कि वो पैसिव स्टडी करने वाले हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम में पैसिव स्टडी कराया जाता है। ऐसे बच्चा बैठता है, हम उसको मास्टर जी बोलते रहो, लास्ट में हम जो देख लेंगे, ठीक है, जब आप लिखाएंगे तो हम लिख लेंगे। इसको पैसिव स्टडी कहते हैं। मेरा स्टूडेंट क्या होता है? मेरा स्टूडेंट एक्टिव स्टडी करता है। मैं बोलता जा रहा हूं और उसकी दूसरी कॉपी में फ्लो चार्ट बनता जा रहा है। जितने जितने लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया वो यस या नो मुझे भेजें, और जो बैठकर सुनते रहे, अपनी कहानियां कहते रहे, वो ये समझ जाए कि वो पैसिव स्टडी वाले हैं। अगर जल्दी नहीं सुधरे तो जल्दी ही इस पूरी प्रक्रिया से उनका वॉश आउट होना तय है। आज अपनी डायरी में लिख लीजिए। थोड़ी कई बार कड़वी बातें भी करना जरूरी होता है। क्लियर है? कितने लोगों ने उसको लिखा मुझे बताएं, और कितने लोग सिर्फ सुनते रहे? आप जिसके सामने हैं वो एनएलपी का ट्रेनर है। टीचर आपने ज्योग्राफी के बहुत देखे होंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर आपने बहुत कम देखा होगा। आपके दिमाग को शायद कई बार मैं आपसे ज्यादा अच्छी तरह समझता हूं, इसलिए मेरे साथ जो झूठ फरेब ये सब थोड़ा सा चलता नहीं है। क्लियर है? यस, गुड।
क्योंकि अब तक मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, 5 क्वेश्चन इसमें मैं निकाल चुका हूं। तो अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब रिसोर्सेस के बाद मेरे पास समझ में आया कि रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने की जरूरत होती है। यस, संसाधनों की गतिकी होती है। यह आपको जीएस पेपर 3 में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसमें है? जीएस मेंस पेपर 3 में। तो इसका मतलब है कि मुझे कई हिस्सों पे, अब आप एक ऑफिसर हैं, मैं आपको अब एक रियल चैलेंज में लेकर जा रहा हूं। अब मैं आपको अपनी स्वप्न नगरी से निकालकर एक पथरीली जमीन पर आपके पैर रखा रहा हूं कि आपका पूरा जीवन, आपका पूरा करियर राष्ट्र के लोगों, राष्ट्र के संसाधनों और राष्ट्र की दशा दिशा को तय करने में गुजरेगी। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ही यूपीएससी का फॉर्म भरना, नहीं तो बहुत सी ऐसी जॉब होती है जहां 10 से 5 की नौकरी करते हुए आप अपना जीवन बिता सकते हो। लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होना है, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में शामिल होना है, राष्ट्र के लिए एसेट बनना है, तो आपको मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के बेसिक चैलेंजेस आपको बताने जा रहा हूं। चलें आगे। चलिए, तो अब इसका मतलब होता है कि मोबिलाइजेशन करना है, मुझे संसाधनों की गतिकी करनी है। भारत के पास जितने संसाधन है उनमें मोबिलाइज होना चाहिए। क्या भारत की शिक्षा नहीं बढ़नी चाहिए? क्या भारत में जो बच्चियां हैं उनको शिक्षा नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? क्या भारत के दूर दराज इलाकों में अच्छी शिक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या भारत के संसाधन जो हैं वो खनिज संसाधन वो और ज्यादा नहीं निकाले जाने चाहिए? क्या भारत के संसाधनों में आउटपुट जो है वो नहीं अच्छा आना चाहिए? चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और इसके लिए हमें तकनीक, इसके लिए हमें निवेश, इसके लिए हमें पूंजी, इसके लिए हमें बहुत सी नीतियों की आवश्यकता पड़ने जा रही है। तो अब हमें समझ में आया कि डेवलपमेंटल प्रोसेस हमारा मकसद है, रिसोर्सेज हमें चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है वो वैल्यू एडिशन नहीं होगा, मूल्यवर्धन नहीं होगा। मूल्यवर्धन होने का मतलब है, जैसे आप हैं, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गांव देहात में मुझे सुन रहे होंगे, आज उनकी कोई पहचान नहीं है। मैं वैल्यू एडिशन प्रक्रिया बताता हूं, लेकिन आज अगर उनको इंटरनेट मिल जाता है, उनको क्लास मिल जाती है, वो मोबाइल्स के माध्यम से सुन रहे हैं और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही एम्बिशियस हार्ड वर्किंग यूथ है। अब नतीजा क्या होगा कि कुछ समय बाद आप में से कोई जो है वो निकलेगा और यूपीएससी क्रैक कर देगा। जिस दिन वो क्रैक कर देगा, अपने समाज के लिए वो धरोहर हो जाएगा, लोग उसको पूजने लगेंगे, लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे, वो एक जो है वो नेशनल एसेट बन जाएगा और इसके माध्यम से क्या होगा, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो आप अभी क्या कर रहे हो? आप रोज नई चीजें सीख रहे हो, आज आप सिलेबस को क्रैक कर रहे हो और आप वैल्यू एडिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुके हो। ठीक है, इसी को वैल्यू एडिशन प्रोसेस बोलते हैं, मूल्यवर्धन की प्रक्रिया करते हैं। आप नई चीजें सीख रहे हो, कल आपने ध्यान सीखा, आज आप सिलेबस को ब्रेक करना सीख रहे हो, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है। तो वैल्यू एडिशन प्रोसेस में हम जैसे ही इन्वॉल्व हुए, राइट, वैल्यू एडिशन प्रोसेस में हम जैसे ही इन्वॉल्व हुए, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। कम आबादी होती, 20-25 करोड़ होते तो हमारे देश के संसाधन सबके लिए बराबर होते। ये आदर्श स्थिति है, लेकिन आदर्श में व्यवहार, प्रैक्टिकल अप्रोच कहां है? प्रैक्टिकल अप्रोच कहता है कि पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है और संसाधन आपके कम है। यानी आपके पास संसाधन कम उपलब्ध है, भारत में भूमि कम उपलब्ध है, पानी कम उपलब्ध है, ठीक है, भारत में जो है वो खनिज संसाधन कम उपलब्ध हैं, भारत में तमाम तरह के हॉस्पिटल कम उपलब्ध हैं, स्कूल कम उपलब्ध हैं। तो भारत की बहुत बड़ी आबादी 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा हम हैं और उसके मुकाबले हमारे पास संसाधन बहुत कम है। और इस तरह से क्या होगा, ये बात तय हो जाएगी, सबको बराबर संसाधन नहीं मिलेंगे। जब जनसंख्या ज्यादा होती है, संसाधन कम होते हैं, तो संसाधनों के लिए संघर्ष पैदा हो जाता है। देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रगल टू कैप्चर द रिसोर्सेज। बहुत ज्यादा स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। इसको जो है मार्क्स जो है वो कहते हैं वर्ग संघर्ष, यानी क्लास स्ट्रगल कहते हैं। आप इसको सामान्य रूप से अमीर और गरीब के माध्यम से भी सोच सकते हो। एक बुर्जुआ वर्ग होता है और एक सर्वहारा होता है, हैव्स होता है और हैव्स नॉट होता है। मैं समाजवाद की थ्योरीज में जाने की बजाय मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम इसमें कहां हो। अब तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा विजडम होगा, तुम्हारी एथिक्स होगी, तुम्हारी नियति होगी, तुम्हारी नियत होगी कि तुम इन बहुत बड़ी जनसंख्या जो स्वयं के लिए संसाधन नहीं जुटा पा रही है, वो गांव का बच्चा जो मेधावी तो है, पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसके पास अच्छे स्कूल नहीं है, वो खिलाड़ी जो नंगे पैर रेस दौड़ता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, वो शहरी बच्चे से इसलिए कंपीट नहीं कर पाता क्योंकि शहरी बच्चे के पास अच्छी ट्रेनिंग है और इसके जो है वो पैरों में जूते भी नहीं है। तो आपको पता है ये सभी राष्ट्र के संसाधन है। अब आप यहां पर आते हैं और आप अपनी इस नियति, विजडम, एथिक्स के माध्यम से इस संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करते हैं। और आप जब इस तरह से प्रयास करेंगे दोस्तों, तभी जो है वो बड़ी आबादी जो वंचित है, जो हैव्स नॉट है, जो एक्सक्लूडेड है, जो बहिष्कृत है, उसको जो है वो क्या मिलने शुरू हो जाएंगे, संसाधन मिलने शुरू हो जाएंगे। आप ही हमारे जैसे एक बहुत ही युवा आईएएस ऑफिसर, बहुत ही अच्छी जगह पे, जैसे रमेश घोलप साहब हो गए, मैंने उस दिन जो है उनसे जो एक चर्चा की थी, या जैसे कर्नाटक कैडर के आईएएस ऑफिसर हो गए। बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने विजडम का प्रयोग करके ढेर सारे अच्छे काम किए हैं और लोगों को उनका हक दिलाया। चाहे वो प्रधानमंत्री जो है आवास योजना के अंतर्गत मकान दिलाना हो, चाहे वो उनके शौचालय बनवाने हो, चाहे उनके जॉब कार्ड्स बनवाने हो, चाहे उनके स्वास्थ्य कार्ड बनवाने हो, तमाम इस तरह की जो है वो ऑफिसर्स लगातार बेहतरीन काम करते हुए, ऐसा नहीं कि सभी भ्रष्ट हैं, सभी बेकार हैं, मीडिया उन्हीं को टारगेट करता है। लेकिन हमारे यहां एक बड़ी दिक्कत है कि जो हमारे यूथ बेहतरीन काम
काम कर रहे हैं, जो लोगों तक पहुंचकर काम कर रहे हैं, उनके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा है। ऐसे जाने कितने यूथ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र की तस्वीर को बदलकर रख दिया। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसे ही आपने, वो गरीब आदमी आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो भी भारत का उतना ही नागरिक है जितना राजधानी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नागरिक है। वो भी कहता है कि प्रियम्बल में लिखे गए हम भारत के लोग में हम भी शामिल हैं मेरे दोस्त, और हम भी जो है वो इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी संसाधनों पर उतना ही हक बनता है। पर सवाल है कि जब किसी भी चीज की कमी हो जाती है और उसको पाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो वहां पर हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो संसाधनों के रेशनल, संसाधनों के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर फोकस करता है। और यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पीपल है, जो पॉपुलेशन है, ये कोई भेड़े नहीं है, इनके पास भी अपने अधिकार हैं, और इनके पास इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि अगर किसी के मूलभूत अधिकारों पर अगर कुठाराघात होगा, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स पर आप अटैक करोगे, तो उसकी रक्षा करने के लिए कस्टोडियन कौन बैठा है? कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट बैठा है। इसका मतलब है आप किसी को लाठी या डंडे से किसी का हक छीनकर किसी को नहीं दे सकते। आपको काम भी करना है, आपको संघर्ष भी झेलना है, और आपको इस महान लक्ष्यों के साथ जाना है। और इसका जो आपको कुंजी मिलती है वो आपको ज्योग्राफी से मिलती है। ज्योग्राफी आपको संसाधनों के बारे में, जनसंख्या के नियत के बारे में, विकास के कारकों के और विकास ना हो पाने के कारकों के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी देता है। वो आपको आपके राष्ट्र के भूगोल से परिचित कराता है। वो ये बताता है कि विश्व भूगोल में आपकी क्या भागीदारी है। वो ये बताता है कि हमारे यहां लोगों में जो विविधता पाई जाती है, जैसे मैं किसी और रंग का हूं, आप कश्मीरी किसी और रंग का होगा, गोंड किसी और रंग का होगा, हमारा खान पान, पहनावा, संस्कृति, रीति रिवाज, हमारे मकान, त्योहार, हमें जो ये विविधता दिखाई पड़ती है, इस विविधताओं के पीछे भूगोल एक बहुत बड़ा उत्तरदायी कारक होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बिहाइंड ऑल दीज डाइवर्सिटी इज ज्योग्राफी। और जब आपको इसकी समझ हो जाएगी तो आप ये कहोगे कि ये विभिन्नताएं लड़ने के लिए नहीं है, ये भारत की वो महान फैब्रिक है। किसी ने लिखा कि सर आपकी चेक शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस चेक शर्ट में विभिन्न कलर के धागे पिरोए हुए हैं, इस एक धागे से नहीं बना हुआ है। तो ये भारत है, और इस भारत में ये जो रेशे हैं, ये भारत की विभिन्न पहचाने हैं, चाहे वो धार्मिक पहचाने हो, चाहे वो किसी और तरह की पहचाने हो, भाषाई पहचान हो, क्षेत्रीय पहचान हो। अगर ये सारे फैब्रिक मिल रहे हैं तभी ये शर्ट बनकर तैयार हो रही है। तो इसी तरह जब महान भारत की आप जब निर्माण करते हैं तो भारत में इस तरह की पहचानें सम्मिलित होती हैं, और आपको इसके साथ जो है वो समझना पड़ेगा। तो यहां भूगोल आपको क्या मदद करता है? ये भूगोल आपको मदद करता है कि इस पूरे विश्व के पटल पर हम कहां हैं, हमारी क्या खास बात है। और जब हम अपने देश की तरफ देखते हैं तो हमें अपनी समस्त विविधताएं, चाहे जलवायिक हो, क्लाइमेटोलॉजिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, हमारे जो खान पान, पहनावा, संस्कृत, पहचानों में जो अंतर हो, ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है, हमें रिसोर्स के बारे में बताता है, हमें अपने जनसंख्या के कैरेक्टर के बारे में बताता है, हमें यह बताता है कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है, हमें यह तैयार करता है कि कैसे हम अपने संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके लोगों के जीवन में मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया को स्थापित कर सकते हैं। क्लियर है?